ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, काश अष्टाध्यायी प्रवेश पुस्तक को पढ़ रहे हैं और अभी इस पुस्तक की हमने आपको 11 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज ये हमारी कक्षा संख्या 12वीं कक्षा है। ठीक है। जो भी पाठक इस सीरीज को पढ़ रहे हैं, यदि पुस्तक मंगाना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। ठीक है। पुस्तक आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। ये ग्रंथ अष्टाध्यायी प्रवेश अर्थात महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ने की इच्छा वाले पाठकों के प्रवेश के लिए, ये पहले कई बार बता दिया है, फिर बताते रहे। और मित्रों, ये संस्कृत विद्या आपको निःशुल्क दी जा रही है। आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, शुल्क नहीं लिया जाता कि आप इतने रुपए माह हमें दीजिएगा तब हम आपको पढ़ाएंगे। नहीं, संस्कृत भाषा का ये निःशुल्क दान है आपके। संसार में दान अनेक प्रकार के होते हैं मित्रों। ठीक है। उन संसार के दानों में विद्या का दान सर्वोपरि दान माना गया है, क्योंकि विद्या से ही मनुष्य का जो जीवन है वो उन्नत होता है। ठीक है। तो एक विद्या का दान और एक विद्या के लिए दान अर्थात विद्या की वृद्धि के लिए दान, ये दो दान है, ये सर्वश्रेष्ठ कोटि में आते। आप सभी मित्रों जानते हैं कि ये हमारा जो निःशुल्क अभियान संस्कृत भाषा का चल रहा है, ये आप सभी के सहयोग से चलता है। इस व्यवस्था में पर्याप्त धन व्यय होता है, ध्यान रखेंगे। 8 वर्ष से हम लगातार इस व्यवस्था को चला रहे हैं। ठीक है। आप सभी के सहयोग से कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ये आगे हमारा अभियान आप सभी के सहयोग से निरंतर बढ़ता रहे, इसलिए हम विद्या का दान कर रहे हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप विद्या की वृद्धि के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करें, दान करें। तो हमारा दान और आपका दान, दोनों का दान सर्वश्रेष्ठ दान की कोटि में आए। इसलिए आप सभी मित्रों से हम यही निवेदन करते हैं कि आप सभी इस संस्कृत शिक्षण केंद्र के मासिक सदस्य बन जाइएगा। मासिक सदस्य का अर्थ है हम आपको प्रति माह बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं कि लाओ जी दान दो, नहीं, उतना समय नहीं है, क्योंकि हम अपना समय विद्यादान में लगाते हैं। विद्यादान में लगाते हैं। विद्यादान जितना अधिक से अधिक हो जाए उतना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। आप स्वयं इस उत्तरदायित्व को ग्रहण करें कि मैं प्रति माह संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इतना दान इस संस्थान के लिए दूंगा। ये ध्यान रखेंगे, मन में आपको ये विचार नहीं लाना कि मैं फीस दे रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रही हूं, चलो तो हम फीस रूप में देंगे। फीस रूप में नहीं, आपको ये विचार करके दान देना है कि इस मेरे दिए हुए दान से संस्कृत भाषा को लाखों लोग अपने घर पर बैठे बैठे सीखेंगे। इस भाव से, इस भाव से क्या होगा, सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि आप
आपको जो दान का फल होता है, श्रेष्ठ फल, वो प्राप्त होगा। आपके मन में कोई ऐसा संस्कार नहीं बनेगा अहंकार का कि मैंने दान दिया। ठीक है, जैसे मैं भी इस भाव से दान कर रहा हूं विद्या का कि मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, मेरा कर्तव्य है कि मैंने जो पढ़ा है उसको आगे प्रदान करना, लोगों को पहुंचाना, ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो आपसे यही निवेदन किया जाता है, आप इस हमारे मासिक सदस्य बन जाइएगा। और मासिक सदस्य अब कई लोगों के मन में ये आता है कितने रुपए का बने, इसका कोई हम डिसाइड नहीं करते, हम निर्णय नहीं करते, ये आपको करना है। परमात्मा ने आपको कितना सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप अपने घर परिवार के सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके जितना समर्थ है उतना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। ठीक है, कोई निश्चय वो फिक्स नहीं है कि इतना करना है, नहीं, ये आप पर छोड़ा जाता है। ठीक है, कोई 501 रुपए प्रति माह भी दे सकते हैं, यदि कोई 501 नहीं है तो 251 रुपए दे सकते हैं, कोई 251 भी नहीं है तो 101 रुपए दे सकते हैं, और किसी पर 101 भी नहीं है तो अपने अनुसार दे सकते हैं। किसी पर कोई 1100 रुपए महीने का हमारा सहयोग कर सकता है इस संस्थान, कोई 2100 रुपए प्रति माह का सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि इस अभियान में आज के इस महंगाई के समय में लगभग 70 से 80 हजार रुपए खर्च होते हैं सारी व्यवस्था को बनाने के लिए। अभी हमारा बिजली का जो बिल आता है वो लगभग मानिएगा 4000, 3.5 से 4000 के बीच में आ रहा है, क्योंकि सारा सिस्टम हमारा बिजली भी लेता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी और व्यवस्थाएं सारी, ठीक है, तो इतना इसमें खर्चा होता है। तो आपसे निवेदन किया जाता है मित्रों कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बने। ये गूगल पे, पेटीएम फोन नंबर दिया है आपको, ठीक है, और ये क्यूआर कोड दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख भी दिया है, देखिएगा, विद्यादान एवं विद्या के प्रचार प्रसार हेतु किया गया दान दोनों ही श्रेष्ठतम दानों में गिने जाते हैं। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के माध्यम से निःशुल्क संस्कृत शिक्षण एवं संस्कृत प्रचार प्रसार का कार्य निरंतर संचालित हो रहा है। 8 वर्ष हो गए हमको। इस संस्कृत सेवा यज्ञ को निरंतर चलाने हेतु अपनी श्रद्धानुसार मासिक आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें और अन्य संस्कृत प्रेमियों को भी जोड़ें। ये अकाउंट नंबर दिया, डिटेल हमने इसमें भी रख दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये क्यूआर कोड आपको पहले दे दिया है। और दान दे करके ध्यान रखेंगे, इस नंबर पर हमें सूचना अवश्य दे दें, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है। यदि आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम भी विद्यादान कैसे कर पाएंगे। आपके दान के साथ ही हमारा दान हो सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए, ये इस कक्षा में हमने आपसे निवेदन कर दिया है। अब हमारा तीन प्रकरण हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है मित्रों, क्या है, 3 प्रकरण हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा आज चलेगा चतुर्थम प्रकरणम, समास प्रकरण। समास प्रकरण पढ़ेंगे। अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझने के लिए समास का ज्ञान होना, सामान्य ज्ञान होना परम आवश्यक है। विशेष ज्ञान तो जब पढ़ते हैं व्याकरण तभी होता है। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। समास प्रकरणम। अब यहाँ पर प्रश्न किया है, समास किसे कहते हैं, क्योंकि जब पता नहीं होता है तो फिर छोटा सा प्रश्न भी बड़ा प्रश्न होता है।
तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी को मानो पता ही नहीं समास क्या होता है, तो कहते हैं समास क्या होता है गुरुजी। तो गुरुजी उत्तर देते हैं यहाँ पर, समर्थः पद विधि, ये अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। ये संबंधित विभक्ति रहित पदों के मेल को समास कहते हैं, अर्थात संक्षेप को समास कहते हैं। क्या ध्यान देंगे, संबंधित विभक्ति रहित पदों के मेल को, संबंधित माने कई शब्द हैं और वो शब्द क्या है, एक दूसरे के साथ संबंध रख रहे हैं, तो ऐसे विभक्ति रहित, और उन शब्दों में जो विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है विभक्ति, उन विभक्तियों से रहित, वो विभक्ति नहीं लगाते, विभक्ति से रहित पदों के मेल माने उनको इकट्ठा समूह को समास कहते हैं। संक्षेप में इसका अर्थ संक्षेप, कई शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाकर ना संक्षेप हो जाता है, तो संक्षेप ही मानो समास, शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना ही समास। अब यहां पर बताते हैं, उदाहरण के लिए देवदत्तस्य भृत्यः, देवदत्तस्य भृत्य का अर्थ क्या है, देवदत्त का नौकर, भृत्य का अर्थ है नौकर, देवदत्त से देवदत्त का, ये षष्ठी विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति। यहां देवदत्तस्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है ये, ठीक है, तथा भृत्यः प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, ये विभक्ति होना चाहिए, ठीक है। समास होने पर अब इन दोनों का समास करेंगे, क्यों, देखो देवदत्त से भृत्या दोनों एक दूसरे से संबंध है, नौकर किसका, देवदत्त का, देवदत्त किसका, नौकर का, माने ये स्वामी हो गया, ये सेवक हो गया, तो इन दोनों में संबंध है, बिना संबंध नहीं है, कोई दूसरा संबंध नहीं है, जान पहचान है इनमें। अब इनको क्या करेंगे, समास होने पर क्या कर देंगे, इसकी विभक्ति, ये वाली विभक्ति हटती है वास्तव में, जो बीच वाले शब्द, जो पहले वाले शब्द होते हैं, अंतिम शब्द की विभक्ति नहीं हटाते, ये वाली षष्ठी विभक्ति रहित होकर के क्या बन जाता है, देवदत्त भृत्यः, ऐसा एक शब्द बन जाता है, ये संक्षिप्त हो गया, यहां पर इतना हट गया, सिया हट गया, संक्षिप्त हो गया, अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आता, इसका जो अर्थ है वही अर्थ इस शब्द का है। देवदत्तस्य भृत्याः, तो देवदत्त भृत्याः दोनों का एक ही अर्थ, कोई अलग अर्थ, ध्यान रखें, ठीक है। तो देवदत्त भृत्याः, अब और बताते हैं, प्रश्न, समर्थ अर्थात संबंधित का क्या अभिप्राय है। अब ये सूत्र में समर्थ, समर्थ कहां पर, ये सूत्र में आया था ना समर्थ, तो समर्थ का पूछ रहे हैं, समर्थ अर्थात संबंधित बताया था, तो संबंधित का यहाँ पर अभिप्राय क्या है, मैंने आपको समझा दिया है वैसे, फिर भी ठीक है। उत्तर देते हैं, परस्पर संबंध वाले शब्दों का ही समास होता है, संबंध रहितों का नहीं। परस्पर संबंध आपस में जिन शब्दों का होता है, शब्दों का अर्थ का होता है, तो उन्हीं का होता है समास, संबंध रहितों का नहीं होता है। जैसे अब इसका भी उदाहरण बता रहे हैं आपको, यज्ञदत्तः देवदत्तस्य लिख दिया, और भृत्यः रामस्य, ये वाक्य यहां पर लिखे हुए दो। अब यहां पर कोई ये कहे कि जैसे हमने देवदत्त से भृत्या समास कर दिया था पहले, वैसे ही क्या यहां पर भी समास हो जाएगा देवदत्त से भृत्या में, तो कहते हैं नहीं,
इसलिए नहीं होगा क्योंकि देवदत्त से भृत्या, माने इन दोनों का यहां पर कोई संबंध नहीं है। यहां पर ये अर्थ है यज्ञदत्ता देवदत्त से, देवदत्त का यज्ञदत्त और भृत्या राम से, राम का भृत्य। वहां पर तो देवदत्त से भृत्या का आपस में संबंध था, परंतु यहां पर क्या है, देवदत्त से का संबंध है इससे और भृत्य का संबंध है राम से, राम का नौकर। तो इसलिए इनका समास नहीं होगा क्योंकि ये संबंध नहीं है, संबंध रहित है। इस वाक्य में देवदत्त का संबंध यज्ञदत्त के साथ में है तथा भृत्य का राम के साथ में है। अतः देवदत्त और भृत्य शब्दों का परस्पर संबंध न होने से समास नहीं होता। जब हम इस प्रकार से करेंगे तो इसका वहां तो संबंध था परंतु यहां संबंध नहीं। तो यही है संबंधित, मान संबंध वाले, परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों का ही समास होता है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, ये हो गया सरल भाषा में बहुत ही। प्रश्न, समास होने पर शब्द का क्या नाम होता है? अब कहते हैं जिनका समास कर देते हैं, कई शब्दों को इकट्ठा मिला देते हैं संबंधित शब्दों को, तो उसको पूरे का नाम क्या होता है? तो कहते हैं, उत्तर कहते हैं समस्त पद। जो समास किया हुआ जो एक पद बनता है समूहों का, वो पदों का पदों माने कई पदों का एक समूह बनता है, उस समूह का नाम होता है समस्त पद, उसको बोलते हैं व्याकरण में पढ़ाते समय। देवदत्त, जैसे देवदत्त भृत्या, यह समस्त पद कहलाता है, इसको बोलेंगे समस्त पद। बात छोटी है परंतु व्याकरण को पढ़ते पढ़ाते समय इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रश्न, क्या संस्कृत भाषा में समस्त पदों का ही प्रयोग किया जाता है अथवा समास रहितों का? अब ये प्रश्न है कि जो संस्कृत भाषा है उसमें क्या समास करके ही शब्दों का प्रयोग करते हैं अथवा बिना समास किए भी कर सकते हैं? तो वास्तव में दोनों प्रकार का होता है। देखिए उत्तर यहां पर दिया गुरुजी ने, दोनों प्रकार के पदों का प्रयोग होता है। समस्त समास करके भी करते हैं, बिना समास किए भी होता है। जैसे जैसे देवदत्त से भृत्या, इसका भी प्रयोग होता है और देवदत्त भृत्या, इसका भी प्रयोग होता है। दोनों प्रकार, किसी प्रकार से कर सकते हैं। देवदत्त से भृत्या, देवदत्त भृत्या, ये संक्षिप्त रूप हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, अर्थ दोनों का एक ही हो गया, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। प्रश्न, समास रहित पदों की अवस्था का क्या नाम होता है? अब यहाँ तो ये तो समास हो गया तो इसको तो बोला समस्त पद, तो अब इसको क्या बोलेंगे? तो कहते हैं विग्रह अवस्था, इसको बोलेंगे ये विग्रह अवस्था है। ये शब्द विग्रह अवस्था में है ना, अलग अलग अवस्था, ठीक है। ये हो। प्रश्न, समस्त पद में पूर्वापर शब्दों को किस नाम से जानते हैं? अब जो समस्त पद बन जाता है समास होकर के, उसमें पूर्व और अपर, पूर्वापर शब्दों को किस नाम से जानते हैं? और पूर्वापर के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? तो कहते हैं समस्त पद में पूर्व शब्द को पूर्व पद और उत्तर शब्द को उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं बता देता हूं, जैसे राज्य पुरुष, इसका समास करने पर क्या बनेगा? राज पुरुष। यहां राज पुरुष ये समस्त पद हो गया। इस समस्त पद में राज, ये जो शब्द है राजन, ये न तो हट जाता है समास होने पर, इसको बोलेंगे पूर्व पद। राज पुरुष में राज क्या है? पूर्व पद, और पुरुष ये क्या है? उत्तर पद। ये व्याकरण पढ़ने के लिए बहुत जरूरी शब्द बुद्धि में होने चाहिए, पूर्व पद उत्तर पद, ठीक है। इसी प्रकार राज्य पुरुष, इस
विग्रह अवस्था में भी राज्य को पूर्व पद कहेंगे, पुरुषा को उत्तर पद कहते हैं। सरल बात है, कुछ कठिन नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मूल बात। समास की परिभाषा समझ ली। प्रश्न, समास कितने प्रकार के होते हैं? अब समास बता दिया, परंतु समास के भेद। ठीक है, ऐसे मनुष्य बता दिया, मनुष्य कितने प्रकार के, मनुष्य के भेद कितने हैं? कई भेद हैं, भेदों पर भेद, भेदों पर भेद। उत्तर, समास मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं। अब मोटे रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको नोट कर लीजिए कॉपी पर। प्रश्न, कौन कौन से हैं वो? तो उत्तर दिया है नंबर 1, अव्ययी भाव। पहले समास का नाम है अव्ययी भाव। दूसरा समास है तत्पुरुष। तीसरा समास है बहुव्रीहि। और चतुर्थ समास है द्वंद्व। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब नंबर 1, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? प्रश्न, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? उत्तर दिया, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। ये परिभाषा इसकी बनाई है, पहचान। जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जो समास होता है कई शब्द मिल जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, किसी शब्द का अर्थ गौण हो जाता है, किसी का मुख्य हो जाता है। जैसे ये था राजपुरुष, ये है ना राजपुरुष। अब ये जो राजपुरुष, इसमें 2 शब्द हैं। राजपुरुष में क्या है, राजपुरुष में मुख्य रूप से हम कहेंगे राजपुरुष को लाओ, तो किसको लाएंगे? राजा को तो नहीं लाएंगे। किसको लाएंगे? राजा से संबंध रखने वाले व्यक्ति को लाएंगे। तो मुख्य कौन हो गया? वो व्यक्ति हो गया। तो यहां पर पुरुष शब्द का अर्थ प्रदान होता है, और राजन कौन हो जाता है? गौण। ऐसे ही अव्ययी भाव समास में बता रहे हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उत्तर पद के अर्थ की अप्रधानता होती है। जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, एक ये पहचान भी है, जिसमें पूर्व पद अव्यय हो तथा उसकी प्रधानता हो, माने उसके अर्थ की प्रधानता हो, उसी समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह समास प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, ये पहचान भी दे दी। प्राय मोस्टली का अर्थ मैंने, ये समास क्या है, नपुंसक लिंग एक वचन में, जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग होता है और एक वचन का होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अग्ने समीपम, उप प्लस अग्नि, तो उपाग्नि ऐसा बनेगा। अब उपाग्नि, उपाग्नि में क्या है, ये उपाग्नि का अर्थ होता है अग्नि के समीप। अग्नि प्रदान नहीं, आप समीप प्रदान है, अग्नि के समीप। तो समीप अर्थ किसका है? उप का, पूर्व में, और उप अव्यय भी है, और ये नपुंसकलिंग है और एक वचन है। प्रत्यग्नि, अग्नि के सामने। उपकुंभम, घड़े के पास। प्रतिदिनम, माने प्रत्येक दिन, इत्यादि। ठीक है, तो ये पहचान है, ये अव्ययी भाव समास। अभी इतनी है, बाकी और भी है, वो व्याकरण पढ़ते हैं तब समझ में आएगी। मोटी मोटी पहचान आपको अभी ये समझनी है अव्ययी भाव समास। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया। अब है नंबर 2, तत्पुरुष समास। प्रश्न, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं?
तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? कहते हैं उत्तर, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। ये भी पहचान बताई परिभाषा। जिस समस्त पद में उत्तर पद मन बाद वाले शब्द के अर्थ की प्रधानता हो, वो समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में लिंग उत्तर पद के लिंगानुसार होता है। तत्पुरुष समास अव्ययी भाव समास में क्या हो रहा था? नपुंसक लिंग एक वचन हो रहा था। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो बाद वाला शब्द होता है उस शब्द का जो लिंग होता है वो लिंग होता है। ठीक है, अर्थात यदि उत्तर पद पुल्लिंग में है तो समस्त पद भी पुल्लिंग में होगा। यदि उत्तर पद में बाद वाला शब्द नपुंसकलिंग है व स्त्रीलिंग है तो में है तो समस्त पद भी नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग में होगा। वचन, वचन शब्द जितनी संख्या को कहते हैं उसके अनुसार होगा, दो या दो से अधिक, बस। एक वचन कभी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। उदाहरण, राज्य पुरुष राजपुरुष। अब राजपुरुष में मैं बताया ये प्रधान है। राजपुरुषम आनय, राजपुरुषम आनय, इसको तोड़ देंगे, ये समझ तो राजपुरुषम आनय। किसी ने ऐसा कहा राजपुरुष को लाओ, ऐसा कहने पर राजा से संबंधित किसी पुरुष को लाया जाता है, राजा को नहीं। इससे क्या मालूम होता? पुरुष शब्द जो उत्तर पद में है उसकी प्रधानता हुई। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। समझ में आ गया? तो यहां पर राज के पास राजपुरुषम आना, ऐसा कहते राजपुरुष को लाओ तो पुरुष को लाते हैं, राजा को नहीं लाते, परंतु बस राजा से जुड़ा हुआ आदमी चाहिए। अब यहां पर क्या है? ये देखिए, ये पुल्लिंग था उत्तर पद, तो ये भी पुल्लिंग हो गया पूरा, ध्यान रखें, पुल्लिंग हो गया। अब ये जितने को कहेगा उसके अनुसार वचन हो जाएंगे। तो ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब क्या है, ध्यान रखेंगे, उस तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। क्या है? उस तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के मुख्य 10 भेद हैं। ठीक है, अब इसके आपको ध्यान करना है, तत्पुरुष समास के मुख्य 10 भेद होते हैं। देखिए, इसमें रटने वाली बात आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पुस्तक पढ़ाई जा रही है उन्हीं पाठकों को समझ में आएगी जिन पाठकों ने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी और रचनानुवाद कौमुदी पूरी पढ़ ली है। ठीक है, और ये सारी बातें हमने वैसे उसमें प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी और रचनानुवाद कौमुदी में बता दी है, ध्यान रखेंगे। ये जो पुस्तक थी और ये जो पुस्तक आपको अनुवाद सिखाने की पढ़ाई है, इसमें तो ये सारी बातें पहले पढ़ा दी हैं, ध्यान रखेंगे। पर ये उसमें क्या है, इसमें हमने इन बातों को पढ़ाते समय और भी कुछ बातें सिखाते थे, तो मुख्य जो ध्यान था वो दूसरी बातों पर भी हो जाता था, इन पर नहीं होता। यहाँ पर केवल मुख्य इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान रखाया जा रहा है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको पहले पता है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आप कहें कि भाई रटना नहीं है। ठीक है, आइएगा। नंबर 1 कर्मधारय तत्पुरुषः। नंबर 2 दिवु तत्पुरुषः। नंबर 3 द्वितीया तत्पुरुषः। नंबर 4 तृतीया तत्पुरुषः। नंबर 5 चतुर्थी तत्पुरुषः। नंबर 6 पंचमी तत्पुरुषः। नंबर 7 षष्ठी तत्पुरुषः। नंबर 8 सप्तमी तत्पुरुषः। नंबर 9 एकाधिकरण तत्पुरुषः।
नंबर 10 तत्पुरुष, नहीं तत्पुरुष, सभी तत्पुरुष है। क्या है? सभी तत्पुरुष हैं ये। ठीक है, कहीं कहीं पुस्तकों में इनका क्रम अलग हो सकता है, पर होते ही ये कहीं कहीं पर क्या होता है, ऐसा क्रम होता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और द्विगु का वो कर्मधारा है, एकाधिकरण और नहीं, इस प्रकार से भी। तो यहाँ पर इन्होंने एक क्या है, तर्कपूर्ण ढंग से रखा हुआ है क्रम। ठीक है, तो ये होते हैं 10 प्रकार के तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आइएगा कुछ समास कर लेते हैं इसमें। ठीक है, नंबर 1 कर्मधारय तत्पुरुष। प्रश्न, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 42वां सूत्र, कि जिस तत्पुरुष समास में आगे आने वाले सारे पद एक ही वस्तु को कहें उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, अर्थात समास में जितने भी शब्द हैं वो किसी एक वस्तु को ही कहते हो। ठीक है, जैसे कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पा का अर्थ है काला सांप। इसमें दो शब्द है, कृष्ण और सर्प। यहां पर कृष्ण और सर्प दोनों पद ही द्रव्य जो सर्प है उसको ही कहते हैं। कृष्ण भी उसी को कह रहा है, एक जो लंबा लंबा सा प्राणी होता है उसको, और सर्प भी उसी को कह रहा है। इस समास में दोनों पद विग्रह अवस्था में प्रथमा व्यक्ति में होते हैं, ध्यान रखेंगे। जब इस समास का विग्रह करेंगे ना, तो जैसे इसका विग्रह तो ये होगा कृष्ण सर्प, प्रथमा व्यक्ति में रखेंगे। समास करने के बाद भी ये यहां पर ऐसा है, जैसे वहां पर ये था देवदत्त से भृत्य, यहां पर ऐसा नहीं था। यहां पर एक पद कैसा था, प्रथमांत था, दूसरा षष्ठी था। परंतु कर्मधारय में ऐसा नहीं होता। कर्मधारय में तो सभी पद प्रथमांत ही होते विग्रहावस्था में। ठीक है, तो ये बता दिया मुख्य बात। अब द्विगु तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष क्या होता है? कहते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं? प्रश्न, उत्तर है संख्या पूर्वो द्विगु। ये दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 51वां सूत्र है। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस तत्पुरुष समास है यदि उसमें पहला पद, पहला शब्द संख्यावाचक है, तो वो समास क्या हो जाता है? द्विगु तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे पंचपूली, 5 पूलियों का समूह, मान 5 गठरियों का समूह, तो पंच शब्द आ गया पहला संख्यावाचक, इसलिए ये क्या हो गया? द्विगु तत्पुरुष। तथा दशपूली, पंचकपाल, पंचराजम इत्यादि। दशपूली 10 पूलियां, पंचकपाल 5 कपाल, ठीक है, और पंचराजम 5 राजाओं का समूह। यहां सर्वत्र पूर्व पद में स्थित पंच तथा दश शब्द संख्या को कहने वाले हैं, ये ध्यान देंगे। ठीक है, आगे द्वितीय तत्पुरुष हो, ये द्वितीय तत्पुरुष समास, जिसका पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो वह द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। अर्थात समास कर रहे हैं तो जो पहले वाला पद है उसमें द्वितीय विभक्ति हो विग्रह अवस्था में, या विग्रह अवस्था में, तो वो द्वितीय तत्पुरुष होता है। ठीक है, यहां पर
इस पद यहाँ पर ये दिखाया था, कृष्ण सर्प का जो विग्रह दिखाया था इन्होंने यहाँ पर टिप्पणी में दिखा दिया था। फिर दोबारा मैं बता दूं कि इस समाज के लिए ऊपर वाला जो पढ़ा था, कृष्ण चासौ सर्पश्च इति कृष्ण सर्पा, ऐसा विग्रह करते हैं। परंतु आप ऐसा भी कर सकते हैं, कृष्ण सर्पा कृष्ण सर्पा, ऐसा भी देखा जाता है। ठीक है, दोनों प्रकार से सही है। अब द्वितीय तत्पुरुष की बात चल रही थी, वो टिप्पणी है यहाँ पर। ये तो वास्तव में लाइन के नीचे टिप्पणी है कि जैसे सुखम प्राप्त, ये दो पद हैं, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त हुआ कोई व्यक्ति, ये द्वितीय है समास हो गया। तो ये क्या हो गया, द्वितीय तत्पुरुष समास। दुखम प्राप्त, दुख प्राप्त, द्वितीय है, इसमें दुख को प्राप्त व्यक्ति। यहाँ सुखम दुखम ये दोनों पूर्व पदस्थ शब्द द्वितीय विभक्ति में, बिल्कुल सरल है। नंबर 4 तृतीय तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद तृतीय विभक्ति से युक्त हो वह तृतीय तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इसी क्रम से चलेंगे, जैसे वाचा कलह, वाक कलह, वाणी के द्वारा कलह, तो इसमें तृतीय व्यक्ति है वाचा, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। उत्तर पद के अर्थ की सब जगह प्रधानता है, वाक कलह वाणी के द्वारा किया हुआ झगड़ा, तो कलह की प्रधानता है। अहिना हतः अहिहता, सांप के द्वारा मरा हुआ, ये मारा नहीं मरा हुआ होगा। ठीक है, सांप के द्वारा मरा हुआ व्यक्ति। दंडेन ताड़ितः, दंड ताड़िता, लाठी के द्वारा ताड़ित पीटा गया। यहाँ वाचा अहिना दंडेन ये तीनों पूर्व पद कैसे तृतीय व्यक्त्यंत है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास हो। नंबर 5 चतुर्थी तत्पुरुष समास। जिसका पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में हो वो चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। बहुत सरल परिभाषा बता रहे हैं, जैसे यूपाय दारू, यूप दारू, खम्मे के लिए लकड़ी, तो ये चतुर्थ अंत है। देवाय हवि, देव हवि, देव के लिए हवि आहुति। यज्ञाय घृतम, यज्ञ घृतम, यज्ञ के लिए घी। उपर्युक्त तीनों समस्त शब्दों में पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति से युक्त है। ये भी और कहा गया ये भी, इसलिए ये क्या हो गया चतुर्थी तत्पुरुष समास। आइए पंचमी तत्पुरुष हो। जिस समास का पूर्व पद पंचमी विभक्ति में हो उसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या? जिस समास का पूर्व पद पंचमी विभक्ति में हो उसे पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे वृकात भयम, वृक भयम भेड़िए से डर, मृत्यो भयम, मृत्यु भयम, मृत्यु से डर। यहाँ वृकात मृत्यु हो ये दोनों पद पंचम्यंत हैं। ठीक है, ये क्या है, दोनों पद पंचम्यंत है, तो ये पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। बहुत सरल है, इसको पूरा कर देता हूं मैं आज। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में हो उसको षष्ठी तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, रामस्य सेवकः, राम सेवकः, वो ये तो हमने पहले ही देखा देवदत्त से वृत्त वाला। राज्ञा पुरुष, राजपुरुष, राजा का आदमी। लताया पत्रम, लता पत्रम, बेल का पत्ता। यहाँ रामस्य, राज्ञा, लताया ये तीनों पूर्व पद कैसे हैं, षष्ठ्यंत, षष्ठी व्यक्त्यंत है। तो इस प्रकार से जो समास होता है वो होता है षष्ठी तत्पुरुष समास। 8वां सप्तमी तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद सप्तमी व्यक्ति से युक्त हो उसे सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अक्षेषु धूर्ता, अक्ष धूर्ता, पाशों में धूर्त में, पाश खेलने में धूर्त जो व्यक्ति चालाक, ये सप्तम में अंत है। ग्रामे सिद्धा, ग्राम सिद्धा, गांव में बना हुआ। यहाँ अक्षेषु ग्रामे ये दोनों क्या है, पूर्व पद सप्तमी व्यक्त्यंत में विभक्ति में है, इसलिए क्या हो जाएगा
सप्तमी तत्पुरुष समास, और पूर्व वाले पद की विभक्ति का लोप हो जाता है समास में। एकाधिकरण समासः, जो तत्पुरुष समास किसी वस्तु के एक देशस्थ अवयव आदि को प्रकट करे उसे एकाधिकरण समास कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो तत्पुरुष समास किसी वस्तु के एक अवयव को बता दे, एक अवयव को बता दे तो वो होता है। जैसे पूर्वम कायस्य पूर्व कायम, पूर्व कायम का अर्थ है शरीर का ऊपर का भाग, काय माने शरीर, पूर्व माने ऊपर का, तो शरीर का एक भाग को बताया जा रहा है। अर्धम पिप्पल्या अर्ध पिप्पली, ठीक है, पिप्पली का आधा भाग माने पिप्पली है पूरी, उसका आधा भाग एक अवयव, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। इसमें उत्तर पद विग्रह वाक्य होता है, उसमें उत्तर पद में षष्ठी होती है और पूर्व पद में प्रथमा होती है। ये षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। षष्ठी तत्पुरुष समास में तो पहले वाले शब्द में षष्ठी होती है, पर इसमें नहीं, इसमें उत्तर वाले पद में षष्ठी होती है, पूर्व वाले में प्रथमा होती है, ठीक है। तत्पुरुष का अंतिम भेद, दसवां नई तत्पुरुष समास, बहुत प्रसिद्ध समास है। जिस समास का पूर्व पद न ऐसा अव्यय हो वह नई तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे न पुरुषः, तो ये पूर्व पद क्या है? न है, पर जब समास करते हैं इसमें न को जोड़ते हैं तो समास होने पर क्या होता है? ये न हट जाता है, इसका अ बचता है। न में जो आ है वो रह जाता है और न हट जाता है, तो क्या बनता है? अपुरुष, जो पुरुष नहीं, पुरुष से भिन्न। न पठिता अपठिता, माने अनपढ़ व्यक्ति, जो पढ़ा हुआ नहीं। न आस्तिका नास्तिका, यहां पर न नहीं हटता है, ये व्याकरण का नियम है, यहां पर न नहीं हटता है। तो नास्तिका माने जो ईश्वर को नहीं मानने वाला, जो कहता है ईश्वर नहीं, ठीक है। ये हो गया जी आपका। यहां सर्वत्र न पूर्व पद में है, इसके साथ ही तत्पुरुष के 10 भेद समाप्त हो गए। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको पढ़ा दिया है कि इसको आप पढ़ेंगे। ये जानकारी आप इसको यदि पढ़ लेते हैं पुस्तक को, तो आप जो अष्टाध्यायी है उसमें आराम से आपका सहजता से प्रवेश हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद ये अद्भुत कोर्स बन रहा है संस्कृत व्याकरण को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। ये अद्भुत कोर्स तैयार हो रहा है। मैं कई वर्षों से विचार कर रहा था इसको तैयार करूंगा, परंतु पुस्तक भी तैयार नहीं थी, फिर समय भी नहीं मिल रहा था, परंतु अब तैयार ये हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये समास प्रकरण हो जाएगा हमारा। तो अगली कक्षा में इसको प्रकरण को पूरा कर देंगे, ठीक है, समास प्रकरण को। चलिए, सर्वेभ्यो नमः। और आपको पुनः चलते चलते आपसे निवेदन करते हैं कि इस अभियान को निरंतर चलाने के लिए आप स्वयं इस केंद्र के मासिक सहयोगी सदस्य बने और अपने परिचित मित्रगण, सगे संबंधी, रिश्तेदारों से भी निवेदन करें। चाहे वो बेशक ना पढ़ें, कोई बात नहीं, परंतु वो दान देंगे, सहयोग करेंगे तो अनेक लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे मेरा परिश्रम 8 वर्ष के अंदर कितना परिश्रम किया है, और एक तरीके से किया है, क्रमबद्ध तरीके से हमने परिश्रम किया है, ठीक है। लगभग 6000 लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहे हैं। 6000 लेक्चर सामान्य बात नहीं है।
सभी अलग अलग ज्ञान को बताने वाले लेक्चर। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे की कक्षा में। सर्वेभ्यो नमः।